नमस्कार। आज के इस शिक्षक संवाद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि धार द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है एक कोना कक्षा का, इस रचनात्मक पहल के अंतर्गत हम शैलेश मटियानी पुरस्कार विजेता शिक्षकों से वार्ता कर रहे हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भी हमारे साथ 2 शिक्षक साथी हैं जिनसे हम वार्ता करेंगे और जिनके नामों की घोषणा इस वर्ष के शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए हुई है। तो हमारे साथ पहले शिक्षक जुड़ रहे हैं श्री हरीशचंद्र पांडे सर, जो कि प्रधानाध्यापक हैं राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल मंडप पिथौरागढ़ में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। मैडम धन्यवाद आपका, और आपकी संस्था का भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ रखा है और मौका दे रखा है कि मैं इस कार्यक्रम से हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी संस्था का भी, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। अगले शिक्षक साथी हैं हमारे साथ श्री हृदयराम अंथवाल सर, जो कि सहायक अध्यापक हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय लैणी हिंदाव टिहरी गढ़वाल से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। सर आपका माइक म्यूट है शायद। धन्यवाद मैम। सबसे पहले आप दोनों को इस पुरस्कार के लिए चयनित होने पे हार्दिक बधाइयाँ, और आप जैसे मेहनती शिक्षक जो हैं हम सभी शिक्षकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो इसी अपेक्षा के साथ वार्ता शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पांडे सर आपसे पूछना चाहूंगी, आपके छात्रों ने जो है बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, न केवल ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक आपके छात्रों का चयन हुआ है। तो आप इस बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपके किन किन छात्रों का चयन और किन प्रतियोगिताओं के लिए हुआ है? मैडम मुख्य रूप से तो जो विभागीय क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होती हैं या दूसरी शैक्षिक प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे गणित विजार्ड, मैथ विजार्ड या सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब में जो है हमारे विद्यालय की बहुत बढ़िया भागीदारी रहती है। लेकिन इन विगत 2-3 सालों में हमें एक बहुत अच्छे प्रशिक्षक के रूप में एक कोच मिले जो योगा के परफेक्ट हैं बिल्कुल एकदम से, और वो सवेरे भी अभी भी आज की तिथि को भी वो जो है हमसे पहले विद्यालय में आकर के 7 बजे पहले आकर के बच्चों को योग के लिए तैयार कराते हैं। और हमारे बच्चों ने भी बहुत बढ़िया मेहनत की और प्रशिक्षक भी बढ़िया मिले। क्रेडिट भले विद्यालय को गया, एक प्रधानाध्यापक के रूप में मुझे भी क्रेडिट गया। मैंने भी जो है जो रिसोर्स पर्सन के रूप में योगा टीचर को वहाँ पर बुलाया रोज विद्यालय में, और एक बड़ी उपलब्धि रही कि हमारे बच्चे देहरादून तक गए, देहरादून से जो है नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए, लेकिन कोविड के चलते हुए जो है नेशनल नहीं खेल पाए, वो बात है। बहुत ही शानदार सर। और आपने जो है अपने छात्रों को जिला स्तर से लेके राज्य स्तर तक और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, इसके लिए आप और आपके छात्र बधाई के पात्र हैं। और आपने जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सर। तो कहते हैं ना, द बेस्ट टीचर्स आर आर्टिस्ट हु नो द साइंस ऑफ टीचिंग। तो आपने जो है वो अपने बच्चों की प्रतिभा खोजी और उनको जो है उनके उच्चतम स्तर तक उनको प्रतिभा करने का मौका दिलवाया। सर अंथवाल सर, आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपने जब विद्यालय जो है ज्वाइन किया था अपना प्रवर्तमान विद्यालय, तो वहाँ पे छात्र संख्या बहुत ही कम थी और आपने जो है 90% से भी अधिक छात्र संख्या वहाँ पे बढ़ाई है। तो किस प्रकार के प्रयास किए सर आपने? हम लोग जरूर जानना चाहेंगे आपके इन अथक प्रयासों के बारे में। जी मैम, मेरी नियुक्ति इस विद्यालय में 2 मार्च 2009 को हुई। तब विद्यालय की छात्र संख्या बहुत न्यून थी, मात्र 18 थी। और एक्चुअली विद्यालय भी अति दुर्गम का विद्यालय था। ये जो कैटेगरी उस समय बनी हुई थी उसमें F श्रेणी का विद्यालय था ये।
तो यहाँ के जो अधिकांश बच्चे थे वो प्राइवेट स्कूलों में ही जाते थे और मात्र 18 बच्चे ही वहाँ पर आते थे, जो भी रेगुलर नहीं आते थे, कभी कभी आते थे। और एक बात तो और भी ज़्यादा सोचनीय थी, उनमें से प्रार्थना भी केवल एक ही बच्चे को आती थी। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा शैक्षणिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भौतिक रूप से मुझे मात्र विद्यालय का ढांचा मिला और 2 कुर्सियाँ मिली। यहाँ तक कि न कोई अलमारियाँ थी, न कोई इस तरह का कोई सेफ कोई बक्से वगैरह ये थे। तो मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। तो मैंने सबसे पहले जो है समुदाय को विश्वास में लिया। मैंने समुदाय को जब घर जा कर के उनसे प्रत्येक जो भी अभिभावक थे उनके घर घर जा कर के संपर्क किया और घर घर जा कर के संपर्क करने के बाद उनको प्रेरित किया कि आप विद्यालय में आए तो सही। तो उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ। जब बैठकें शुरू हुई तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप अपने बच्चे को हमारे विद्यालय में लाएं, और यदि आपको लगता है कि कहीं पर कोई कमी रह जाती है या आपको लगता है कि मेरा बच्चा जो है आगे बढ़ने के बजाय पीछे चल रहा है, तो आप अपने बच्चे को ले जाने के लिए स्वच्छंद हैं। लेकिन आप जो है लाइए और गारंटेड 1 महीने के भीतर आपको यदि रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता है तो आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। तो जब मैंने इस तरह का कमिटमेंट जो है समुदाय से किया तो बहुत सारे बच्चे हमारे विद्यालय में आए और छात्र संख्या तब ही जो है 40 हो गई थी। तो उसके बाद जब धीरे धीरे जब छात्र संख्या बढ़ी तो हमारे यहाँ जो है लोगों का रुझान भी बढ़ा, और लोगों के रुझान बढ़ने का रिजल्ट ये हुआ कि हमारे बच्चे जो है संकुल स्तर से, ब्लॉक स्तर से और जनपद स्तर तक जो है प्रतियोगिताओं में निकलने लगे। तो एक बात तो यह है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ पर वो ये थी कि वहाँ पर 7000 फीट की ऊंचाई पर लगभग विद्यालय है, तो वहाँ पर 2 महीने जो है बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है और कड़ाके की ठंड होती है, और 3 महीने वहाँ पर जोंक होती है, रिचेस जिनको बोलते हैं। तो 3 महीने जो जोंक होती हैं वो हमारे विद्यालय के प्रांगण तक होती है और पूरे रास्ते में भी। तो हमारा आधा घंटा जो है बच्चों के जो जोंक वगैरह हैं उनको हटाने के लिए लगता है, और वो उसके लिए हम नमक का यूज़ करते हैं और सुरक्षित तरीके से उन जोंकों को छुड़ाते हैं। तो हमारे यहाँ जो विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर थोड़ा काम करने की चुनौतियाँ ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे जब समुदाय का सहयोग हुआ तो ये जो चुनौतियाँ हैं वो थोड़ा सा कम होने लगी। जी मैम। बहुत ही शानदार सर, आपने इतने चैलेंजिंग परिस्थितियों में आपने जो प्रयास किए और सबसे पहले जो आपने समुदाय को विश्वास में लिया और उसको मतलब बीड़ा उठाया आपने, वास्तव में बहुत चैलेंजिंग था और निश्चित रूप से आपने इसके लिए अथक प्रयास किए होंगे। और ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में अति दुर्गम विद्यालय में आपने छात्र संख्या को 18 से 40 तक पहुंचाया। बहुत ही सराहनीय प्रयास सर, और समुदाय का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया। और आपका तो खैर अथक प्रयास रहा ही कि जो आपने जो है समुदाय का विश्वास में लिया और उसको पूरा करने के लिए आपने जो है इतने प्रयास किए। तो आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सर। तो पांडे सर, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि साइंस को जो है हम अपनी मतलब डे टू डे लाइफ से अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो आपने उसके लिए भी जो है अपने छात्रों के बीच प्रयास किए हैं विज्ञान की समझ विकसित करने के लिए भी, तो किस प्रकार के प्रयास किए सर आपने? मैम, जहाँ तक प्रयास की बात है तो किताबों से हट करके, जैसे पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारी जो साइंस की किताबें होती थी उनमें लिखा रहता था विज्ञान आओ करके सीखें। ये एक हेडिंग होती थी और उसमें बहुत छोटे प्रयोग होते थे।
जो एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, प्राथमिक पर और जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बड़े केमिकल रिएक्शन अभी भी कर रहे हैं और बहुत बड़ी लेबोरेटरी भी हमारे पास में होती है। लेकिन छोटे छोटे प्रयोग, जैसे मान लिया मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उसको हम क्लासरूम में बच्चों से करा सकते हैं। एक कांच के गिलास से जलती हुई मोमबत्ती को हम ढक देंगे तो थोड़ी देर में मोमबत्ती बुझ जाती है, तो बच्चे को लगता है कि हाँ ये क्यों बुझी। या हमको बच्चे के एक छोटा सा प्रैक्टिकल कराना है कि हवा में भार होता है, तो इसके लिए जो है छोटा सा लकड़ी का डंडा ले लिया और 2 गुब्बारे में हवा भर करके उसको लटका दिए और एक की हवा पिन लगा करके निकाल दो, तो जाहिर सी बात है कि वो वाला हिस्सा जो है ऊपर उठ जाएगा और जिस गुब्बारे में हवा है वो नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे प्रयोग बच्चे करते हैं तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट भी होता है साइंस के प्रति। और बेसिक लेवल पर ये सभी चीजें थोड़ा सा बताने की बात होती है, बाकी कोई साइंस इतनी बड़ी टिपिकल नहीं है, कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन में। बिल्कुल सर, और एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है अपनी जो है छात्रों में सृजनात्मकता विकसित करना, और आपने विषय के साथ साथ उसको समन्वित जिस शानदार तरीके से किया है, ये बिल्कुल ही अनुकरणीय है हम सभी के लिए। और उम्मीद करते हैं कि सभी छात्र जो है इस प्रकार सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे तो वो परमानेंट नॉलेज को प्राप्त कर सकेंगे। तो सर, जैसे कि अथवाल सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आपका विद्यालय जो है अति दुर्गम क्षेत्र में है, ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थितियां वहां पे रहती हैं, फिर भी कोरोना काल में लॉकडाउन के अंतर्गत जो है आपके छात्रों ने उपलब्धियां हासिल की हैं, तो किस प्रकार आपने छात्रों को ऑनलाइन जोड़ के रखा और किस प्रकार के आपने प्रयास किए कि वो ऑनलाइन प्रतियोगिता में न केवल भाग लिया अपितु राज्य स्तर तक उन्होंने स्थान भी प्राप्त किया और पुरस्कार भी लिया? जी मैम, वास्तव में ये जो कोरोना काल था हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब रहा। तो कोरोना काल में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में यदि फ़ोन है तो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है तो नेट पैक नहीं है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं रही। तो ऐसी परिस्थिति में जब मार्च से लॉकडाउन लग गया था तो हमने जो है अप्रैल के बाद बच्चों से जुड़ना शुरू किया। यद्यपि बहुत सारे बच्चों से तो हम ऑनलाइन जुड़ पाते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनसे ऑनलाइन नहीं जुड़ पाते थे। तो इसके लिए मैंने ऑफलाइन क्लास चलाई और ये सोचा कि ये जो इस तरह की कंडीशन है, एक अवसाद से जो हम सभी लोग गुजर रहे हैं, क्यों ना बच्चों के साथ कुछ इस तरह की गतिविधियां साझा की जाएं, कुछ इस तरह के कार्य किए जाएं ताकि वे भी मानसिक तनाव से दूर रह सकें और हमारा भी मानसिक तनाव कुछ कम हो। तो इसके लिए जो हिमोत्थान टाटा ट्रस्ट है उन्होंने ऑनलाइन प्रतियोगिताएं कराई और ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में हमने 2 चीज़ों को रखा। एक तो हमने मालू के, बुरांस के और तिमला के पत्तों से थालियां और दोने जो कटोरे होते हैं उनको बनाने का प्रयास किया, क्योंकि वहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट में जो है हमें एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया गया था कि आप अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बच्चा ही करेगा और ऑनलाइन उसका प्रेजेंटेशन होगा। तो हमने उसमें उसके लिए जो है स्थानीय परिवेश में ही जो बुरांस और तिमला और मालू के जो पत्ते होते हैं उनको मंगाया और वहाँ के जो वयोवृद्ध लोग थे जो उस कला को जानते हैं, उन पत्तों को जो पिरोना जानते हैं, जो उनसे थालियाँ बनाना जानते हैं या जो उनसे कटोरे बनाना जानते हैं, उनसे खुद भी प्रशिक्षण लिया और बच्चों को भी प्रशिक्षित किया। तो एक तो बच्चों में जो है बच्चे तनाव से दूर रहे और दूसरा जो है उनका मन इस कार्य में लगा रहा है। तो उन्होंने जब हमको दोना बना करके दे दिए तो हमने उस पर एक थीम तैयार किया और वो थीम बच्चों को दिया
और उस थीम के अनुसार बच्चों ने प्रेजेंटेशन किया कि ये जो है आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत जो हमने मादू, पिंगला और बुरास के जो पत्तों से थालियाँ बनाई हैं, ये किस तरह से हमारे यूज के लिए सेफ है, किस तरह से जो है इनका हम जो है रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जब हमने बच्चों को थीम दिया तो बच्चों ने वो थीम प्रेजेंट किया। दूसरा हमने जो है एक कूड़ादान पर, जैविक और अजैविक कूड़ादान पर भी जो है बच्चों को थीम दी और बच्चों ने उस पर बहुत रुचि ली। घर से बल्ब वगैरह इकट्ठा करे, बोतलें इकट्ठी करी, एक पत्तियाँ इकट्ठी करी, या इस तरह की जो जैविक और अजैविक चीज़ें थी, ये तो उनको उसका वेरिएशन समझ में आया बच्चों को। और दूसरा उनको ये अच्छा लग रहा था कि गुरुजी हमारे पास इस समय जो है मोहल्ले में ही आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो है कोविड के जो नियमों का पालन करते हुए हमने उनको ये सारा कार्य करवाया। तो जब प्रेजेंटेशन हुआ तो निश्चित रूप से जो है हमारे बच्चों ने अच्छा प्रेजेंट किया और उसके कारण जो है हमारे बच्चों ने राज्य में प्रथम और द्वितीय स्थान आर्ट एंड क्राफ्ट में प्राप्त किया। और कविता पाठ जो हमने गढ़वाली में मौलिक रूप से स्वयं लिखा, तो वो भी एक तरह का आह्वान था साक्षरता पर कि किस तरह हम सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधार सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे अभिभावक क्या योगदान दे सकते हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है या जिला पंचायत या विधायक वगैरह है, वो किस तरह का योगदान दे सकते हैं। तो इस तरह हमने जो है एक गीत जो है स्थानीय भाषा में तैयार करके बच्चों को दिया और जब बच्चों ने वो प्रेजेंट किया तो राज्य में जो है हमारे बच्चों को जो है दूसरा स्थान मिला। जी मैम। बहुत ही शानदार सर, और मतलब बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन आपने इसको जो है किस शानदार तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट में डेवलप किया। और बच्चों ने जब अपनी परिवेश से जुड़ी हुई चीजें, क्योंकि वो स्कूल को बिल्कुल अलग चीज समझते हैं और अपने घर को वो उन्हें लगता है ये चीजें हमारी कनेक्ट नहीं हो रही हैं आपस में, लेकिन हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो भी इसी तरफ इशारा करे कि हमें परिवेश से जोड़ते हुए पढ़ाना है। और आपने जो है पहले से ही ये काम करके दिखा दिया और बच्चों को डेफिनेटली सर आत्मविश्वास के साथ उन्होंने ये काम किया होगा जब उन्होंने देखा होगा कि जो हमारे घर में चीजें हो रही हैं और हमें ऑलरेडी आती हैं, जिनमें हम परफेक्ट हैं, वो चीजें हमें प्रेजेंट करनी है। तो इस नवाचार के लिए तो सर बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप। और हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं वो सब इस तरह के चीजें सीख के अपना हस्तशिल्प भी बढ़ा सकते हैं और अपनी कला को भी निखार सकते हैं। बहुत ही शानदार सर। और अपने क्षेत्र से हम जहाँ भी हमारे कार्य क्षेत्र हैं, हम सभी प्रयास करेंगे कि हम वहाँ की ऐसी लोकल कोई चीजें ढूंढे कि जो कि हम भी बच्चों को आर्ट क्राफ्ट के रूप में प्रदर्शित कर सकें। और अपनी भाषा में जो उन्होंने समाज को संदेश दिया होगा तो डेफिनेटली कविता पाठ में स्थान तो आया ही, लेकिन उन्होंने जो है समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ा है। बहुत बहुत बधाइयाँ सर आपको भी और आपके छात्रों को भी इसके लिए। तो अब पांडे सर, ये चौकियाल सर भी कह रहे हैं कि हमारे जो है साइंस के बहुत अच्छे टीचर हैं पांडे सर। सर को भी इस समय जो है शैलेश मटियानी पुरस्कार मिलने वाला है। और अरविंद सोलंकी सर जुड़े हैं हमारे साथ, उषा रतूड़ी भट्ट जुड़े हैं, कई शिक्षक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर आपने जो है पुस्तकालय, मतलब पुस्तकालय से रिलेटेड भी बच्चों के साथ नवाचार किए हैं और भ्रमण पे भी आप पुस्तकों को दिखाने के लिए ले गए हैं बच्चों को। आपने उनको उपयोगिता बताएं, बिकॉज द बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ एवरीवन। सबकी पुस्तकें परम मित्र होती हैं। तो किस प्रकार आपने बच्चों में जो है सर पुस्तकों के लिए इंटरेस्ट जगाया है और क्या ये रूटीन में किस तरह से चलता है आपके विद्यालय में? जी मैडम, ये पुस्तकालय पर जो मैंने नवाचार किया मैडम, तो मैंने ये महसूस किया है स्कूल में एक शिक्षक के रूप में कि बच्चे पुस्तकालय से किताबें तो ले जाते हैं, लेकिन वैसे ही बिना पढ़े हुए कुछ दिन में उसको वापस कर देते हैं। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया, तो क्यों ना हम ये करें कि एक फीडबैक ले लें बच्चों का। जो बच्चा किताब ले जाता है तो उसको हम पूछे कि भाई आपने क्या पढ़ा। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया होती, भाई आप कल ये पुस्तक ले गए, इसमें आपने क्या देखा, क्या पढ़ा। तो उसके लिए मैंने विद्यालय स्तर पर एक फॉर्मेट डेवलप किया, एक प्रारूप बनाया, उसका नाम लिख दिया पुस्तकालय पृष्ठ पोषण प्रपत्र।
और जो भी बच्चे किताब ले जाते हैं तो उन बच्चों को हम वो प्रपत्र भी उसको दे देते हैं और उस प्रपत्र में जो है किताब ले जाने की तिथि और वापस करने की तिथि और जो पुस्तक वो ले गया है उसका नाम, ये सब बच्चा भरता है और अपना नाम और अपनी कक्षा भरता है। उसके बाद वो अपनी बात या अपना मंतव्य या किताब का जो पढ़ा सारांश, तो उसमें वो लिखता है कि मैं ये किताब ले गया और इस किताब में मैंने ये पढ़ा और इस किताब में मेरे को ये अच्छा लगा। तो उससे क्या हुआ, एक तो बच्चा सीधे हमसे जब लिख के लाता है तो थोड़ा सा हम उसकी अशुद्धियाँ भी ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा लेख ठीक करने की बात भी हम बच्चे से कर लेते हैं। और जब बच्चा किताब लौटाता है फीडबैक के साथ, प्रश्न पोषण प्रपत्र के साथ, तो बच्चे के दिमाग में ये बात भी रहती है कि मैं जब कहानी की किताब अगर मैंने पढ़ रखी है या मैंने अंतरिक्ष के बारे में पढ़ रखा है या मैंने समुद्री जीव जंतु के बारे में पढ़ रखा है, तो जो कुछ मैंने पढ़ रखा अगर मैं इसको स्कूल में ले जाऊंगा तो कक्षा अध्यापक या हमारे पुस्तकालय प्रभारी या मैं स्वयं अगर वहाँ पर जाता हूँ तो हम लोग पूछते हैं कि भैया आप ये किताब ले गए थे और आपने ये लिखा है, आपने इसमें क्या क्या पढ़ा। तो उससे जो है एक तो बच्चों का जो है पढ़ने के साथ साथ जो है थोड़ा लेखन का भी अभ्यास हो जाता है। और चूंकि वो फीडबैक प्रपत्र छोटा सा होता है तो हमारी नज़र में जो बच्चे के द्वारा जो त्रुटियाँ होती हैं, जो मिस्टेक होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, उनको हम अंडरलाइन करके वहीं पर उसको ये भी बता देते हैं कि भाई ये शब्द ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाना था। तो इस प्रकार से जो है बच्चे कहानी के साथ साथ पुस्तकालय फीड प्रपत्र भरते हैं तो उनका भाषाई विकास तो होता ही है। और जो दूसरी बात आपने पूछी है पुस्तकालय भ्रमण की, क्योंकि हमारा विद्यालय जिला मुख्यालय का विद्यालय है, वहाँ पर हमारे मेरे विद्यालय से करीब 100 मीटर दूरी पर राजकीय जिला पुस्तकालय है, जो कि पुस्तकालय आप जानते हैं शिक्षा विभाग के अंदर आता है। तो हमारे जान पहचान के या जो भी लोग वहाँ पर रहते हैं तो बच्चों को हम पुस्तकालय का भ्रमण दिखा के बच्चों को हम ये भी दिखा के पुस्तकालय में किस प्रकार से जो है कहानियों की किताबें लगा रखी हैं, कैसे कविता की किताबें लगा रखी हैं, कैसे पुरानी ऐतिहासिक किताबें लगा रखी हैं और पुस्तकालय से हम किस प्रकार से पुस्तक लेते हैं और कैसे हम जमा करते हैं और पुस्तकालय की मेंबरशिप हम कैसे प्राप्त करते हैं और पुस्तकालय में बैठने का कैसा तरीका होता है। स्वाभाविक सी बात है क्लासरूम में बच्चे थोड़ा शोर भी करते हैं, हल्ला भी करते हैं, लेकिन पुस्तकालय के अंदर वो गए तो उनको लगा कि हाँ यहाँ पर जो है बिल्कुल मौन पठन होता है और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये बातें भी बच्चों के अंदर पनपने लगती हैं। अगर हम क्लासरूम में भी कभी बच्चों को बोलते हैं कि भाई आपको हमने लाइब्रेरी दिखाई, देखो वहाँ बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, तो आप भी इसी प्रकार मौन पठन करिए और ये सोचिए कि हम लाइब्रेरी के अंदर हैं। तो ये फायदे पुस्तकालय भ्रमण कराने के और पुस्तकालय पोषण जो हमने डेवलप किया उसका ये थोड़ा सा फायदा बच्चों को मिला। बहुत ही शानदार सर। और ये मुझे आपका जो फीडबैक फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट था बहुत ही अच्छा लगा। इससे जो है पुस्तक जो देने लेने की प्रक्रिया है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं रहेगी, वास्तव में बच्चे उसका अध्ययन करेंगे। और मैं भी ये पशु पोषण वाला जो है, हालांकि प्राइमरी के बच्चे हैं, जितना भी लिखेंगे लेकिन अवश्य अपने विद्यालय में लागू करने वाली हूँ, क्योंकि इससे बच्चों की लिखने की क्षमता का विकास तो होगा ही। क्योंकि आजकल मतलब बच्चे ना बोल तो लेते हैं लेकिन जब उन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए दो या कुछ पैराग्राफ भी लिखने के लिए दो तो इस चीज में वो काफी पीछे रह जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है सर कि उनका भाषाई विकास भी होगा, उनके लिखने की क्षमता का विकास भी होगा और पुस्तक वो क्यों लेके जा रहे हैं घर, उसमें उन्होंने क्या पढ़ा, क्या सीखा, वो अपनी बातों को भी उसमें अभिव्यक्त कर पाएंगे। और आपने जो है मतलब लाइब्रेरी के एटिकेट्स भी उनको सिखाए हैं, सिर्फ मुंह से ही बोल के नहीं बल्कि प्रैक्टिकली उनको दिखा के। तो बिल्कुल बच्चों ने जब देख के सीखते हैं तो बहुत अच्छे से सीखते हैं सर। बधाई आपको इस शानदार करने के लिए, शानदार नवाचार के लिए। तो अथवाल सर, आपका जो है ये मालू के पत्तों से जो क्राफ्ट था वो तो एक नवाचार था ही, जो कि आपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए किया। तो इस प्रकार के और कौन-कौन से नवाचारी कार्यक्रम आप अपने विद्यालय में करते हैं? जी मैम, मेरा जो नवाचार का जो ध्येय होता है वो यही होता है कि जो स्थानीय परिवेश में जो उपलब्ध सामग्री है उसी से नवाचार करें, क्योंकि बच्चा सीधा सीधा उन वस्तुओं से, उन चीज़ों से जुड़ा भी होता है और जानता भी है उनके बारे में।
तो इसके लिए मैंने बांज के बीज लिए थे, बच्चों से कलेक्ट कराए और बांज के बीजों को कलर कराया उन्हीं से, और उसके बाद हमने फेविकोल के द्वारा उनको चिपकाया और एक तरह से जो है हमने उनको आरोही और अवरोही क्रम में लगाया कि जैसे एक माना उसके आगे एक लिखा हुआ है तो उसके एक के आगे केवल एक ही बांज का बीज रखा, दो लिखा है तो उसके आगे दो बीज रखे, ताकि वो मूर्त रूप में भी देख सके, वो अंकीय रूप में भी देखे और मूर्त रूप में भी देखे कि ये दो बांज के बीज हैं, तो ये दो हैं। इसी तरह से 3 4 5 और सीक्वेंस में लगाए, तो ये आरोही क्रम हमने बच्चों को बताया। और दूसरा जो है अवरोही क्रम में भी हमने लगाए, जैसे 10 सबसे ऊपर 10 की रो लगा दी, उसके बाद 9 की रो लगा दी, उसके बाद 8 की रो लगा दी, 7 की, 6 की, 5 4 3 2 1, इस तरह से जो है हमने बांज के बीजों को लगा करके बच्चों के द्वारा ही इकट्ठे करके कलर करके और उनकी ही मदद के द्वारा जो है आरोही और अवरोही क्रम का निर्माण किया। इसके साथ साथ हमने कई ज्यामितीय आकृतियां भी उन बांज के बीजों से बनाते हैं, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, शंकु हो गया और घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया। तो इस तरह की आकृतियां भी हम उन बांज के बीजों के द्वारा बनाते हैं। और दूसरा मैम हमारे यहाँ पर क्योंकि बहुत हाइट का विद्यालय, तो वहाँ पर रिंगाल भी बहुत होती है, बहुत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि मिल जाती है। तो रिंगाल से हमने बच्चों के द्वारा जो है कलमें बनाते हैं और कलमों से उनका लेखन भी कराते हैं। तो कलम से लिखने का एक फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत धीरे धीरे लिखते हैं और धीरे लिखने से उनका राइटिंग बनता है, क्योंकि हम लोग कलम और पाटी जो होती थी पुराने ज़माने में, तो हम लोगों ने वो देखा है, कलम, पाटी और पटरा। तो हमें उसके फ़ायदे भी पता है कि इसमें जो है स्पीड नहीं होती है, और जब बाल पेन बच्चे को हम सीधा दे देते हैं तो उसमें स्पीड बढ़ जाती है। जो हम पेंसिल दे देते हैं, तो जो कलम है तो उसमें धीरे धीरे बच्चे को लिखना होता है, तो एक तो उसका हैंड राइटिंग में सुधार आता है। दूसरा हम क्या करते हैं कि कलमों की जो है उन पे रबड़ बैंड लगा करके और एक तरह से एक गठिया बना करके और बच्चों को 10 के या 15 के या 20 की गिनती में जो है उनको दे देते हैं और बोलते हैं कि इनको गिनो, फिर 2 गठियों को इकट्ठे गिन करके और फिर उसको लिखो। तो ये रिंगाल का हो गया। और भी बहुत सारे हैं मैम। एक मोल होता है हमारे यहाँ मोल होता है, जिसकी मोल मुंडी पुराने लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी रह रहे हैं वो आज भी उसको लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो उसी मोल के जो फूल होते हैं उनसे फल बनते हैं। तो जो मोल का फल है उसको हमने दोनों तरफ से घिस करके उसमें कुज्जू के कांटे लगा करके और ठीक मोल के मोल का जो दाना है उसके बीच में छेद करके कांसे का डंडा लगा करके और फिर उसको जो है पानी की धार चाहो तो बांज के पत्ते से भी दे सकते हैं, बुरांस के पत्ते से भी दे सकते हैं, और चाहो तो एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा भी ले सकते हैं। और उससे जो है घराट मॉडल के रूप में हमने मूर्त रूप में बच्चों को दिखाया है। और बच्चे उसमें बहुत ही आनंदित होते हैं, क्योंकि वो स्वयं उन बीजों को घिसते, उन जो मोल के जो दाने होते हैं उनको घिसते हैं और अलग अलग ढंग से जो है कुज्जू के कांटे लगा करके उनमें फलक बना करके और एक घराट को जो है तैयार करके और फिर स्वयं जो है अब जैसा जुलाई अगस्त में है तो पानी स्कूल के इधर अगल बगल में ही बहता रहता है, तो वहाँ पर वो इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। तो मोल के बीज से हो गया। और साथ में बच्चों से हम जैसे लकड़ियाँ भी इकट्ठे करते हैं बच्चे, और लकड़ियों के भी छोटी छोटी जो है गठरी बना करके और उनको गिनते हैं। इसके साथ साथ मैम हमने विद्यालय में जो है स्क्वायर भी बना रखे हैं, कलर्ड स्क्वायर हैं, और उनमें जो है कलर स्क्वायर में बच्चों ABCD लिखे हैं, अलग अलग स्क्वायर में A लिखा है, B लिखा है, अलग अलग अल्फ़ाबेट लिखे हैं। और गणित के अंक भी लिखे हैं 1 2 3 4, और हिंदी
के वर्ण भी लिखे हैं, अ आ इ ई इस तरह से, और बच्चे उछलते कूदते हुए उन अक्षरों को जो है सीखते हैं। जैसे बच्चे से हम एक गतिविधि भी कराते हैं कि भाई आप ए में चले जाओ, या बी में चले जाओ, या सी में चले जाओ, या डी में चले जाओ, तो बच्चे उछलते कूदते हुए उनमें जो है जाते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि हाफ टाइम में भी बच्चे जो है उन स्क्वायर में खेलते रहते हैं। इस तरह से हमने बच्चों की जो रुचि बढ़ाने के लिए है, इस तरह के कार्य किए। जी मैम। बहुत ही शानदार सर। शून्य निवेश नवाचार, स्थानीय उत्पादों का उपयोग, और सर हम तो ये जो आपका घराट वाला मॉडल है हम जरूर देखना चाहेंगे। तो अगर सर पॉसिबल हो तो हमारे साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, या अगली कभी वार्ता होगी तो हमें लाइव दिखाइएगा, जो भी पॉसिबल हो सके। बहुत ही शानदार प्रयास है सर। और मतलब बच्चों का इंटरेस्ट जगाने के लिए जो आपने डिफरेंट तरीके से मतलब उनको संख्याएं भी सिखा रखी हैं, और लेख सुधारने के लिए भी स्थानीय उत्पाद का प्रयोग है। तो क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी, हमारे शिक्षा विभाग का भी आदेश आ रखा है कि कलम का यूज किया जाए, क्योंकि हैंड राइटिंग बच्चों का जो है दिन ब दिन नहीं बिगड़ता जा रहा है। और पुराने समय में जो है लेख पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग सभी की होती थी। तो वो इसका रीजन यही था कि कलम से लिखा जाता था और जो है धीरे धीरे लिखा जाता था। लेकिन अब बॉल पेन और जेल पेन के जमाने में जो है लेख पे उतना वो नहीं, कोई गॉड गिफ्टेड हो जाता है, किसी बच्चे का हो जाता है, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो बिल्कुल जो है इस नवाचार से तो आपके छात्रों को फायदा हो ही रहा होगा। वो गणित भी सीख रहे हैं तो वो अपने परिवेश से भी जुड़े हुए हैं। आपके प्रयास जो है, और जो आपने स्क्वायर बना के बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग चीजें बना रखी हैं कि हाँ बच्चे जो है इससे रुचि लेंगे। तो बहुत ही शानदार प्रयास है सर आपके। पांडे सर, मैं वीडियो देख रही थी आपके यूट्यूब के विद्यालय में कि अपने जो है बच्चों को दोहे और ये पाठ वगैरह जो है सुर लय ताल के साथ वाद्य यंत्रों के साथ सिखा रहे थे, बहुत ही शानदार तरीके से। तो सर मतलब कैसे आपके मन में ये विचार आया, और आपको क्या फायदा कैसे लगा कि वाद्य यंत्रों के साथ जब आप इनको सिखाते हैं तो क्या इनकी लर्निंग कैपेसिटी में कुछ अंतर आया, बच्चों की रुचि में कुछ अंतर आया? किस प्रकार ही बेनिफिशियल लगा सर आपको? जी मैडम, जो आप कहना चाह रही हैं, एक्चुअल में होता ही है कि कविता या कहानियां जो होती हैं तो वो जब तक अंदर आपके अंदर उससे आपको आनंदित नहीं करते तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। तो जो मैं जब 8th में हिंदी में पढ़ा रहा था तो कबीर की साखियां हैं या नरोत्तम दास जी के सुदामा चरित्र लिखी हुई, तो मैं पढ़ा रहा था तो ऐसी अचानक गुनगुनाते हुए मुझे लगा कि इसको जो हम गा करके क्लास में बता सकते हैं। तो मैं अपने शिक्षक छात्रों के साथ चर्चा की। मैंने कहा अगर आप लोग साथ देते हैं तो मैं हारमोनियम में खुद लगा लूंगा, और ये धुन है, ये लय है, ये ताल है, और आप लोग सब सहयोग करो। कोई फोटोग्राफी कर लेगा, कोई बच्चों के साथ ही बैठ के सीख लेंगे। और मेरे सभी शिक्षक साथी जितने भी हैं उनको भी अच्छा लगा, और हमारे विद्यालय में भी काफी अच्छे जानकार हैं। तो हम सब लोगों ने मिलकर के तो उसको थोड़ा सा लय ताल में गाया तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आया, और बच्चों ने बहुत बढ़िया तरह से गाया भी और उसको जल्दी याद भी हो गया। तो ऐसे जितना भी संभव हो सकता है, जो भी 6, 7, 8 की कक्षाओं में कविताएं हैं, कहानियां हैं, या प्रयाण गीत हैं, देश गीत हैं, उन पर हमारा प्रयास रहता है कि हम उनको चाहे प्रार्थना स्तर पर गाएं या क्लासरूम में जाकर के उनको गाएं। तो उसमें बच्चे भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। कभी अगर मौसम खराब हो, बारिश हो रही है, या बच्चों का पढ़ने का मूड नहीं है, तो बच्चे भी जो है कहते हैं सर आज इसको जो है आप हारमोनियम में हमको सुना दीजिए। तो मैं भी अपने साथियों को लेकर के क्लास में चला जाता हूँ, और हम सब लोग जो है बच्चों के साथ कविताएं साथ साथ गाते हैं। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। वो मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी, शायद आपने भी देखी होगी। जी सर, बहुत ही मधुर और इतना सुंदर, मतलब जो रिदम था, राइमिंग्स थी बच्चों की इतनी अच्छी, एक सुर लय ताल के साथ वो गा रहे थे, और उनका उच्चारण भी बहुत क्लियर था सर। तो अगर हम नॉर्मली आपने सुनी लग रहा है, आपने सुन लिया था, वीडियो देखा आपने मेरा जो था? हाँ जी सर, मैंने वीडियो देखा आपका, जो आपने लिंक भेजा था, तो उसमें मैंने वीडियो देखा, मुझे बहुत
बहुत अच्छा लगा, मतलब बच्चे जो है सुर लय ताल के साथ गा रहे थे, उनका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ही अच्छा था उसमें। धन्यवाद मैडम। तो बहुत ही मतलब इनोवेटिव तरीका पढ़ाने का, और बच्चों ने जो है एंजॉय करते करते वो याद भी कर लिया, क्योंकि वो अपने आप से ही बोल रहे थे। और सभी बच्चों का जो लय ताल था, उनका जो कोऑर्डिनेशन था वो इतना शानदार था वाद्य यंत्रों के साथ में। तो लग ही नहीं रहा था कि वो कक्षा में कुछ नरोत्तम दास के वो पढ़ रहे हैं, अब ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये संगीत की कक्षा जो है एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आपने जो है दोनों चीजों को उसमें कंबाइन करके समय की भी बचत हुई और बच्चों की जो है प्रतिभा का भी उसमें विकास हुआ। बहुत बहुत बधाइयां सर आपको इस नवाचार के लिए। तो अंतपाल सर, आपको जो है कई बार ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापक और भी कई सम्मानों से नवाजा गया है, तो मतलब सर किस प्रकार के प्रयास आपके सबसे अधिक फलीभूत हुए हैं? जी मैम, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप बोल रहे थे कि ये जो घराट मॉडल है, तो मेरे भी विद्यालय का जीपीएस लैनी हिंदाव के नाम से यूट्यूब चैनल है, और उसमें बहुत सारी वीडियो विद्यालय से संबंधित पड़ी है। और मेरा जो फेसबुक अकाउंट भी है वो केवल विद्यालय का ही है। मैं घर के लिए उसको यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरा फेसबुक अकाउंट भी विद्यालय के लिए ही है, और यूट्यूब चैनल भी जीपीएस लर्निंग हिंदाव के नाम से है, आप देख सकते हैं। तो मैम, ये जो कोविड काल रहा है, तो कोविड काल में मैंने एक काम और भी किया है कि हमने विद्यालय को जो है एक नया लुक देने की कोशिश की है। मैंने जो है विद्यालय को ये जो कोविड काल रहा है, इसमें जो है पेंटिंग करवाई है नए ढंग से, जो है इसमें पूरी तरह से प्रिंट रिच एनवायरनमेंट जो है विद्यालय में बनाया है। तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के तहत हमने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत सभी के संबोधों को लिया है, और वो दीवारों पर जो है लिखे हुए हैं बहुत अच्छे ढंग से। माना बीज का पेड़ पौधे का ही है, तो अंकुरण से लेकर के और फल देने तक की पूरी प्रक्रिया में जो है चित्र बने हुए हैं। इसी तरह से जो है कलर्स में है, इसी रंग में, इसी तरह जो है विराम चिन्ह वगैरह हिंदी में, और गणित में जो है माना वर्ग है, घन है, इस तरह की चीज़, और जो ज्यामितीय आकृतियाँ हैं वो भी पूरी तरह से दीवार में है। और इससे हमारा जो काम है, हम दोनों शिक्षकों का जो काम है वो बहुत सरल हो गया है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैम मैं कि ये कार्य जो है, इस कार्य को करने में मेरे जो सहयोगी साथी हैं चतर सिंह चौहान जी, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका, और जो भोजन माताएं हैं, और उसके साथ साथ जो समुदाय है, उन्होंने मेरे विद्यालय को जो है आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया। आपको एक बात सुन कर के थोड़ा अलग सा भी लगेगा कि जिन लोगों के बच्चे देहरादून में पढ़ रहे हैं, या दिल्ली में रह रहे हैं, या मुंबई में रह रहे हैं, तो वो लोग भी मेरे विद्यालय में आकर के श्रमदान करते हैं। तो मैंने जो बालिका शिक्षा है उस पर भी बहुत जोर दिया है, और जब भी हमारी बैठकें होती हैं या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें हम जो है बराबरी की बात करते हैं, बालिका शिक्षा के लिए बराबरी की बात करते हैं, और इस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं कि यदि आप बालिका से काम कराते हैं तो अपनी बालक से भी उतना ही काम लें, और बालिका को भी उतना ही टाइम दें। ऐसा नहीं कि हमारा जो लड़का है वो तो पढ़ रहा है और लड़की जो है काम ही लगी हुई है। तो लोगों की समझ में धीरे धीरे आया कि वास्तव में गुरु जी जो कह रहे हैं वो सही है। तो लोगों ने फिर बालिका शिक्षा की ओर ध्यान दिया है, और उसका ये रिजल्ट रहा कि हमारे यहाँ जो अधिकांश कक्षा में बालिकाएं ही प्रथम और द्वितीय स्थानों पर रहती हैं। तो बालिका शिक्षा हो गया, और साथ में एक कार्य हमने और भी किया, औषधि वाटिका बनाई हमने विद्यालय में, औषधि वाटिका बनाई, और औषधि वाटिका उसी हिसाब की बनाई जिस हिसाब से कि भौतिक रूप से हमारा विद्यालय अवस्थित है। तो हमने वहाँ वज्रदंती लिया, चिरायता लिया, जंगल से ही समुदाय के लोगों से कलेक्ट करवाया, और वज्रदंती, चिरायता
और नीलबड़ी और लेमन ग्रास और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मुझे पूरा इस तरह नीलबड़ी हो गई और उसके बाद पुदीना हो गया, ब्रह्मी हो गया और एलोवेरा हो गया। तो इन सब को हमने जो है वहाँ रोपित कराया और व्यावहारिक रूप से जो है बच्चों को शिक्षा दी, उनके उपयोग के बारे में बताया। माना वज्रदंती है तो किस तरह से जो हमारे दांतों को मजबूत करती है, चिरायता किस तरह से शुगर में काम करता है, और जो नीलबड़ी है वो किस तरह से पेट के रोगों के लिए काम आती है। यहाँ तक कि हमारे लिए तो काम आती है, लेकिन जो पशु है उनके लिए भी जो है नीलबड़ी देने से जो है यदि उनको अफारा हो जाता है या इस तरह की कोई शिकायत होती है तो उसमें वो बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसके साथ साथ लेमन ग्रास है, पुदीना है और भी बहुत सारे इस तरह के जो औषधीय पौधे हैं जो वहाँ पर मिलते हैं। ब्रह्मी है कि ब्रह्मी का लेप करने से जो है हमारे मस्तिष्क में जो है ठंडक मिलती है। और पुदीना है, पुदीना को जब हम उसका पीस करके पीते हैं तो हमारा जो है पेट सही रहता है। और लेमन ग्रास और तुलसी किस तरह से बुखार में, जुकाम में जो है तुलसी के पत्तों का हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक औषधि वाटिका बनाई है और उस औषधि वाटिका को हमारे बच्चे इसके लिए नियत किए गए हैं कि औषधि वाटिका कौन देखेगा। एक हमने विद्यालय को सजाने के लिए फुलवारी बनाई है जो कि आप हमारे YouTube चैनल में भी देख सकते हैं और मेरे जो पर्सनल फेसबुक अकाउंट है उसमें भी देख सकते हैं। तो उससे विद्यालय के प्रति जो है न केवल बच्चों का ही आकर्षण बढ़ा बल्कि समुदाय का और अभिभावकों का भी आकर्षण बढ़ा और उन्हें लगा कि हमारा विद्यालय जो है कुछ अलग है। इसके साथ साथ हमने विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था की, प्रोजेक्टर की व्यवस्था की, लैपटॉप की व्यवस्था की और TLM के रूप में जो जैसे मैं बांध से एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि बांध से हमने एक चक्री भी बनाई जिस चक्री के साथ बच्चे बहुत खेलते भी हैं और साथ साथ में जो है वो देखते भी हैं कि इनमें कौन सा कलर है। तो इस तरह से कलर का भी उनको ज्ञान होता है और बड़े एंजॉयबल ढंग से, आनंदमयी ढंग से जो है वो सीखते हैं। तो इन सारी चीज़ों के कारण जो है और हमारे जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं आदरणीय जदली सर, उन्होंने जो है जब इन सारी चीज़ों को देखा, मैं एक चीज़ के लिए बहुत सम्मान करता हूँ अपने खंड शिक्षा अधिकारी जी के लिए कि 3.5-4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर चल करके वो हमारे विद्यालय में एक बार नहीं कई बार गए और उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि यहाँ पर ये सब कुछ हो सकता है और समुदाय को भी मोटिवेट किया। तो उससे जो है हमें भी प्रोत्साहन मिला और हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। ऐसे तो पुरस्कार के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि हम शिक्षा विभाग में हैं, हमें एक शिक्षक का कार्य सौंपा गया है और हमें जो है नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम दिया गया है। तो शायद इससे ज़्यादा सौभाग्य हम लोगों का नहीं हो सकता है। तो इन सब कारणों से और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि शिक्षांकुर द ग्लोबल स्कूल देहरादून में है जिसके चेयरपर्सन आचार्य सच्चिदानंद जोशी जी हैं। उन्होंने भी जो है मेरे विद्यालय में आकर के और मुझे प्रोत्साहित किया और शिक्षांकुर में बुला करके मुझे सम्मानित भी किया। तो इन सब लोगों के कारण, जिसमें मेरा विद्यालय का स्टाफ है, जिसमें समुदाय के लोग हैं, जिसमें अभिभावक हैं और जिसमें हमारे शिक्षा अधिकारी हैं और जिसमें प्राइवेट संस्थाओं के संस्थाध्यक्ष भी हैं जैसे आचार्य जोशी जी हैं। तो और इससे भी बड़ा कि हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने पूरी मेहनत और लगन से जो है हमारे लिए काम किया। मैं कहता हूँ ये एक शिक्षक के लिए काम होता है, क्योंकि एक शिक्षक तभी जो है किसी की नज़र में आ पाता है जब उनके बच्चे कुछ कर पाते हैं। जी मैम। सर नमन आपकी भावनाओं को, आपके महान विचारों को नमन है। तो सर मतलब आपने जो है जिस
बिल्कुल लगन और मेहनत के साथ शुरुआत की, तो एक कदम आपने बढ़ाया, आपके साथ-साथ और कदम बढ़ते चले गए। उसमें आपके सहायक साथी, शिक्षक, आपकी भोजन माता, आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और जिस तरह से समुदाय का सहयोग मिला। एक हमारे साथ तभी दर्शक जुड़े थे श्री संजय आर्य जी, और वो लिख रहे थे कमेंट में कि जो है जब कोविड में पढ़ाई पूरी तरह से रुक गई थी, तो अथवाल सर ने जो है घर-घर आकर गृह कार्य दिया और बच्चों को ये लगा स्कूल चल रहे हैं। तो जबकि सर आप चाहते तो आप भी आराम से घर बैठ जाते कि विद्यालय बंद हो रखे हैं, लेकिन आपने जो ये घर-घर जाके बच्चों को गृह कार्य देके उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने का जो अथक प्रयास किया, आपको इसके लिए साधुवाद। और सर के विद्यालय के समुदाय का मैं यहाँ इस मंच से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने शिक्षक के प्रयासों को पहचाना और सराहा। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सर सही कह रहे हैं कि एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है। हालांकि प्रयास उन्होंने किया, स्टेप उन्होंने लिया, लेकिन आप लोगों के सहयोग से जिस मुकाम तक वो पहुंचे हैं, आपके नौनिहालों का भविष्य सुधारने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए हैं और आपका जो सहयोग रहा है, उसके लिए आप सभी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो बहुत ही शानदार सर। पांडे सर, आपने जो है जानकारी दी थी कि इस वर्ष कक्षा 6 में आपके विद्यालय में सर्वाधिक प्रवेश हुए हैं, तो वो संख्या कितनी थी और कैसे आपने इस अचीवमेंट को हासिल किया, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल का जो हमारा शैक्षिक सत्र है 22-23, तो इसमें जो है हमारे विद्यालय में आज की डेट पर कक्षा 6 में 47 एडमिशन हुए हैं, 47, और 4 एडमिशन 7th में हुए हैं और 1 एडमिशन नया 8th में हुआ। तो इस प्रकार जो है 52 नए एडमिशन हुए हैं और अभी हमारे विद्यालय की टोटल छात्र संख्या 132 पहुंच गई है। तो जहाँ तक मैंने क्या किया वाली बात है, तो मैं इस संदर्भ में कहूँगा कि ये मेरा अकेला नहीं, हमारे पूरे स्टाफ का एक सम्मिलित प्रयास है। सारे लोग एडमिशन के लिए चिंतित रहते हैं। और दूसरी चीज, हमारे पूरे स्टाफ ने और खुद मैं तो केवल विद्यालय अपने आप को विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में, एक विद्यालय का मुखिया कह लीजिए या विद्यालय की टीम का कैप्टन कह लीजिए, तो हम लोगों ने सबने मिलकर के विद्यालय को एक सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। इसके लिए जो है हमारे पास जो शहर के गणमान्य लोग हैं, उन्होंने आर्थिक सहयोग भी दिए और बौद्धिक सहयोग भी दिए। भौतिक रूप से भी सहयोग किया, कभी स्टेशनरी कोई दे रहे हैं, तो कभी ट्रैक सूट कोई दे रहे हैं, कभी स्कूल बैग दे रहे हैं, कभी बच्चों के लिए जूते उपलब्ध करा रहे हैं। और यही चीज नहीं केवल भौतिक संसाधन नहीं, लाइब्रेरी के लिए किताबें भी हमें समुदाय से मिली हुई हैं। और इसके अलावा जो है जो बड़ी चीज है, अगर शहर के या हमारे जान पहचान के या मेरे साथी अध्यापकों के जान पहचान के कोई भी लोग जो किसी क्षेत्र में कोई विशिष्ट दक्षता रखते हों, उनको हम लोग विद्यालय तक लाते हैं। कोई बच्चों को कहानी लिखने के गुण सिखाता है, कोई कविता हाव भाव से पढ़ने के गुण सिखाते हैं, या कोई आकर के जो अंधविश्वासों के प्रति अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं विद्यालय में। तो इस प्रकार से जो है बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम हमारे यहाँ हर हफ्ते कहिए या तकरीबन रोज ही चलते हैं। तो इसलिए जो है मेरा पूरा स्टाफ, जिसकी जो जान पहचान का होता है, कि हमें पता लगता है कि अगर हमको निजम नंबर सिखाना है तो हमारे बीच के एक साथी परिचित हैं, उनको हम ले आते हैं। अंधविश्वासों के प्रति जागरूकता फैलानी हो तो कोई एनजीओ वाले हमारे परिचित हैं, उनको हम विद्यालय में ले आते हैं। इस प्रकार से विद्यालय में समुदाय के लोग आते भी हैं और देखते भी हैं, तो उससे विद्यालय की जो अच्छाइयाँ हैं वो समुदाय के बीच में जाती हैं। तो वो कारण हमारा जो है छात्र नामांकन बढ़ाने का भी एक कारण होता है। जब मैं विद्यालय में आया तो उसमें हमारे विद्यालय की छात्र संख्या फरवरी 18 की बात है, तो 102 बच्चे थे और आज 132 बच्चे पहुंच गया और प्रति वर्ष बच्चे बड़े हुए हैं। तो इसमें जो है पूरा स्टाफ हमारा लगा रहता है और विभिन्न विधाओं में जो लोग दक्ष होते हैं उनको हम लाते हैं। जैसे योगा है, जो पिथौरागढ़ में जो योग टीम है हमारी जनपद की, वो लोग भी आते हैं, वो योगा प्रतियोगिता कराते हैं। या
संस्कृत में श्लोक गायन वाली जो प्रतियोगिताएं वो भी कराते हैं। तो विद्यालय हर जगह दिखता है, हर जगह दिखता है, तो उसका प्रभाव ये होता है कि उनको लगता है कि हम विद्यालय बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इस प्रकार से जो है हमारे विद्यालय में नामांकन भी बढ़ते हैं और इसके लिए जो है विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित करने का हमने प्रयास कर रखा है। और ये सब बातें मैं जब जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPP था तब से लेकर के सर्व शिक्षा अभियान आया और आज समग्र शिक्षा अभियान है। इन तीनों प्रोग्रामों में राज्य स्तरीय MT भी रहा हूँ, तो विभाग से भी कई चीजें हम लोग सीखते हैं। जैसे इस बार भी समग्र शिक्षा में मैं राज्य स्तर पर संजय में जाता था और मैंने अपने जनपद में ब्लॉक में कई ट्रेनिंगें दी, तो टीचरों के अनुभवों को भी जोड़ते हुए मेरे विद्यालय की नहीं, जहाँ जहाँ मैं शिक्षकों के बीच में गया उनके अनुभव भी हमने लिया और उस अनुभव को भी हमने अपने विद्यालय तक ले जाने का प्रयास किया है। तो इसलिए छात्र संख्या में भी वृद्धि हो रही है और एकेडमिक क्षेत्र में भी मैं कह सकता हूँ कि हमारा विद्यालय बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि जो भी हमारे मैथ विजार्ड या अन्य सुलेख प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं, जो भी एकेडमिक कंपटीशन, एकेडमिक प्रतियोगिताएं जो भी होती हैं, ब्लॉक से लेकर के जनपद तक हमारे विद्यालय का प्रतिभाग निश्चित रहता है और बच्चे अच्छा स्थान भी लाते हैं उसमें, ये मैं कहना चाहूँगा। बहुत ही शानदार प्रयास सर आपके। और आपने जो है मतलब छात्रों को सुविधाएं तो दिलवाई हैं समुदाय के सहयोग से, और उसके साथ साथ आपने अपने बच्चों को जो एक्सपोजर दिया है सर, तो यही कारण है कि जो है बच्चों ने वो अचीवमेंट हासिल किए हैं, वो इतने उच्च स्तर तक पहुंचे हैं। अगर आप उनको एक्सपोजर नहीं देते तो बच्चों के अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आ पाता। तो बधाइयाँ सर आपको इस शानदार प्रयास के लिए, और ये आपका ये प्रयास हम सभी शिक्षक साथियों के लिए वास्तव में अनुकरणीय है। तो अथवा सर, आप अपने शिक्षकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं इससे पूर्व थोड़ा सा एक बात रखना चाहूँगा कि हमारा एक नवाचार ये भी है कि LSAT में जो है पुस्तकें लगी रहती हैं क्लास में और बच्चे स्वयं निकालते हैं पुस्तकों को और पढ़ते हैं। उनका जो आवरण पृष्ठ है उस पर वो अट्रैक्ट होते हैं। तो खैर जो आपने संदेश देने की बात कही है, तो सर हम जानना चाहेंगे सर इस नवाचार के बारे में भी। सर रिक्वेस्ट है आपसे, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूँ जी, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि एक शिक्षक होने के नाते हमें अपने छात्रों के लिए नए प्रतिदिन एक नया सपना देखना चाहिए। जिस तरह से हमारे बच्चे आत्मीय ढंग से हमसे मिलते हैं, हमारे घर के परिवार के बच्चे, जिस तरह से जो लगाव हमारा उनके साथ रहता है, ठीक उसी तरह से वही लगाव हमारा उनके साथ हो। वो अपनी बात हमसे कह सकें। और कई बार तो ऐसा होता है मैम कि जैसे मैं एक दिन यदि छुट्टी पर रहता हूँ तो बच्चे दूसरे दिन पूछते हैं कि आप कल कहाँ थे, तो मुझे अच्छा लगता है। और अब तो ये सिस्टम बन गया है कि मैं बच्चों को बता करके जाता हूँ कि मैं कल छुट्टी पर हूँ। तो हम अपने बच्चों के लिए एक तो नया सपना देखें। और एक बात और कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक की जो सफलता है वो उनके द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं उन बच्चों की सफलता पर निर्भर करता है। जी मैम, धन्यवाद। सर आप पुस्तकों वाला नवाचार शेयर कीजिएगा हमारे साथ अभी। जी 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 सर, LSAT में पुस्तकें जी मैम। हाँ, तो क्लासरूम में जो है हमने LSAT में लगा रखी है पुस्तकें ना। तो LSAT में जब लगा रखी है तो उसमें रस्सियाँ टांग रखी है LSAT में। तो LSAT में रस्सियों पर पुस्तकें लगा रखी हैं और बच्चा कोई भी पुस्तक निकाल करके, और यदि उसको पढ़ना नहीं भी आता है तो उसके चित्र देखता है। तो इस तरह से बच्चे की रुचि जो है पुस्तकों की ओर होती है। और कई बार क्या करते हैं, बच्चे की कोई कहानी पढ़ रहा है तो वो उस बच्चे के साथ बैठ करके बोलते हैं कि चलो, माना कोई कक्षा 1 या 2 का बच्चा है जिसको इस तरह से पढ़ना नहीं आता है, कठिन शब्द नहीं आते पढ़ने, तो वो उन बच्चों के साथ जो है साथ में बैठ करके पढ़ने का प्रयास करता है। तो जो आवरण पृष्ठ हैं उनकी ओर जो मैं समझता हूँ
तो आवरण पृष्ठ पे जो चित्र बने होते हैं तो उन चित्रों की ओर बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो इस तरह का भी हमने सिस्टम स्कूल में बना रखा है। और वो ये जो एल शेप में जो पुस्तकें लगी है वो बहुत नीचे हैं। बच्चों की कक्षा 1-2 का बच्चा भी जो है उनको निकाल सकता है। और एक चीज़ और है मैम, जो मुझे लगता है कि कई विद्यालयों में हो भी रहा है, चल भी रहा है, कि हम कक्षा 1 और 2 के बच्चों को जो है प्रार्थना सभा में गाइड के रूप में आगे करते हैं। अब ये तो संभव नहीं है कि बच्चे हर चीज़ को बोल लें, लेकिन हम केवल उनका हौसला अफजाई करने के लिए, ताकि उनकी झिझक दूर हो सके। तो उनको यदि कहीं पर कुछ नहीं आता है तो पीछे से बड़े बच्चे उनको आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से भी जो है हम छोटे बच्चों को आगे करके उनकी जो झिझक है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल शानदार सर। यानी कि किताबें सिर्फ अलमारी की शोभा बन के ही नहीं रही हैं, वो छात्रों की पहुंच में है और छात्र उनको पढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रयास है। और बिल्कुल बच्चों की जो हौसला अफजाई करने का ये तरीका है, ये बहुत ही अच्छा है। और प्रैक्टिकली सर मैंने भी अपने विद्यालय में देखा कि बच्चों को जब आगे लाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। और 1-2 दिन वो हेजिटेशन रहता है उनको, लेकिन उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। पांडे सर, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज को, शिक्षकों को? मैडम, जहाँ तक संदेश की बात है तो मैं भी खुद एक शिक्षक हूँ, तो ऐसा तो कोई खास संदेश नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हम जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं और सारे शिक्षक आज जो भी काम कर रहा है, शिक्षकों को अपने कार्य दायित्व मालूम है और हर शिक्षक को मालूम है कि विद्यालय में क्या क्या कार्यक्रम कराए जाते हैं, प्रार्थना सभा से लेकर के अवकाश तक या उसके बाद भी। तो बस अगर हम केवल अपना 100% विद्यालय को देने का प्रयास मात्र करें और 100% देने की सोचें, भले हम 100% न दें, तो उससे भी जो है हमको बहुत बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी और समाज में शिक्षकों का गौरव स्थापित होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो मेरे पास है वो मैं अपने विद्यालय को देने का प्रयास करूं, जो हमारे शिक्षक छात्र के पास है वो अपना 100% अपने विद्यालय को देने का प्रयास करेंगे। तो आज के दौर पे वास्तव में कभी हम अनऑफिशियली बात भी करते हैं, हर शिक्षक अपने विद्यालय के बच्चों की गुणवत्ता के लिए चिंतित है। जैसे अभी अंतवाल सर बोल रहे थे, हर शिक्षक चिंतित है कि मेरे स्कूल के बच्चे कैसे बेहतर करें, चाहे वो खेल का मामला हो, चाहे पढ़ाई का मामला हो, चाहे जो अन्य क्रियाकलाप होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जागरूकता आज शिक्षकों के अंदर पैदा हो चुकी है कि हमारे विद्यालय का एकेडमिक स्तर बहुत अच्छा हो। ये एक बहुत शुभ लक्षण है आने वाली शिक्षकों की पीढ़ी के लिए। और दूसरा जो है, इन्वायरमेंट के प्रति भी आज का शिक्षक बहुत अधिक जागरूक है। आज शिक्षक भी चाहता है कि मेरे विद्यालय में नामांकन बढ़े और नामांकन बढ़ाने के लिए वो भी शिक्षक अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है, अपना 100% विद्यालय को देने का प्रयास करता है। तो ये बहुत एक अच्छी सोच आज शिक्षकों के बीच में डेवलप हो रही है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपके शानदार पॉजिटिव विचार सुन के। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकाला, आपने इतने नवाचार हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद। और धात परिवार का भी हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने कि हम शिक्षकों को ये मंच प्रदान किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। सभी श्रोताओं का, दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने इतने पेशेंस के साथ इस कार्यक्रम को सुना, अपने विचार व्यक्त किए। तो इसी के साथ इस वार्ता को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी, आपका भी और सुनने वालों का भी, और इंतजार सबका भी, आपका भी और धात परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।